हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेरी बिगनिंग में आया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हम लोग समझते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद वन बाय वन देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वेरी बिगनिंग में आया था। उस समय आपका हार्ड डिस्क जैसा कोई डिवाइस नहीं हुआ करता था, कीबोर्ड माउस ये सब डिवाइस नहीं हुआ करता था। वहाँ पे हम लोग पंच कार्ड यूज करते थे इनपुट आउटपुट के लिए, एंड मैग्नेटिक कोर मटेरियल पेपर टेप यूज करते थे स्टोरेज के लिए। तो वहाँ पे सिंपली क्या करता था कि यूजर जिसका जॉब होता था वो जॉब को अपना पेपर टेप में ले जा करके ऑपरेटर को क्या करता था, सबमिट करता था। और ऑपरेटर क्या करता था, एक टाइप का एक जॉब होता था, यानी सिमिलर टाइप का जो जॉब होता था उसका एक बैच बनाता था, और बैच बाय बैच वहाँ पे एग्जीक्यूशन होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। उस टाइम में आपका एक लैंग्वेज यूज होता था बैच फॉर्मेशन के लिए। उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते थे JCL, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। क्या बोलते थे? जॉब कंट्रोल लैंग्वेज या JCL, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, JCL। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बताया, सिमिलर टाइप का जो जॉब होता था उसका एक बैच बनाया जाता था, और बैच बाय बैच आपका एग्जीक्यूशन होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, जॉब यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ये आपका मेमोरी है, आपका यही आपका सिंगल मेमोरी में आपका OS भी रिसाइड करता है और यूजर का भी प्रोग्राम होता है। यहाँ पे OS है, इधर आपका जॉब 1 है, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। मेमोरी में 4 जॉब है आपका, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 टाइम चाहिए। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 टाइम चाहिए। एक आपका CPU का टाइम, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं CPU बाउंड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? CPU बाउंड प्रोसेस। एंड दूसरा होता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का टाइम, यानी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 टाइम चाहिए, CPU का टाइम और इनपुट आउटपुट का। जिसको CPU का टाइम चाहिए वैसे प्रोसेस को हम लोग CPU बाउंड प्रोसेस बोलते हैं, और IO डिवाइस का जो टाइम चाहिए उसको IO बाउंड प्रोसेस बोलते हैं। तो मेनली दिक्कत क्या था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, बाय द वे आपका ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जॉब 1 आपका आया रन स्टेट में, यानी एग्जीक्यूशन के लिए, और मीनवाइल जॉब 1 को आपका ये कौन सा जॉब आया, जॉब 1। मीनवाइल आपको इसको जरूरत पड़ गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, IO डिवाइस का रिक्वायरमेंट पड़ गया। ठीक है, अब जॉब 1 आ गया इनपुट आउटपुट के लिए, तो CPU यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडल। ठीक है, जब तक जॉब, देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, जब तक एक जॉब कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे जॉब को हम लोग शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। यानी जॉब 1 जब तक कि आपका फाइनल टर्मिनेट स्टेट में नहीं चला जाएगा, जॉब 2, जॉब 3 या जॉब 4 को हम लोग शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। यानी इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, CPU आइडलनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम CPU आपका आइडल स्टेज में होता था। जैसे एग्जांपल में देखिए 4 जॉब है हमारा मेमोरी में, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। जॉब 1 आया आपका CPU के पास, यानी रेडी से रन स्टेट में। कहाँ पे? रन स्टेट में। मीनवाइल आपका इनपुट और IO रिक्वायरमेंट हो गया, किसको? जॉब 1 को IO रिक्वायरमेंट। तो IO रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जॉब 1 को भेजा जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास,
और जब तक कि इनपुट आउटपुट का कंप्लीशन ना होगा जॉब 1 का, आपका सीपीयू क्या होगा, बैठा रहेगा, आइडल स्टेट में रहेगा, कोई यूज इसका नहीं होगा, सीपीयू आपका आइडल होगा। तो यही लिखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज सीपीयू आइडलनेस, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो था सीपीयू के आइडलनेस को क्या करता था, बढ़ाता था। तो ऑब्वियसली जब सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आइडल स्टेट में जाएगा तो आपका थ्रूपुट डिटोरिएट हो जाएगा, थ्रूपुट आपका डिग्रेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थ्रूपुट ऑफ द, थर्ड पॉइंट, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीजेज। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट आपको बताए थे, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। तो जब थ्रूपुट आपका क्या होगा, कम होगा, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीजेज, सीपीयू आपका आइडल होगा, जितना ज्यादा बिजी होगा सीपीयू थ्रूपुट उतना क्या होगा, हाई होगा। और थ्रूपुट आप, हम लोग जब पढ़े थे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी गोल तो बताए थे एफिशिएंसी। एफिशिएंट कब बोलेंगे, थ्रूपुट जब आपका हाई होगा, लो थ्रूपुट होगा तो उसको हम लोग एफिशिएंट नहीं बोलेंगे। तो थ्रूपुट आपका बताए नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, जितना ज्यादा सीपीयू बिजी होगा उतना ज्यादा थ्रूपुट हमारा अचीव होगा, और सीपीयू आइडल होगा तो थ्रूपुट आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट इज नॉन प्रिमिटिव, एक ये पॉइंट अच्छे से हम लोग समझेंगे। इट इज नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव मीन्स कहने का मतलब कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जब तक कि, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जॉब 1 को शेड्यूल किए हैं, जब तक जॉब 1 आपका फाइनली कंप्लीट नहीं होगा इसको दूसरे जॉब को हम लोग शेड्यूल नहीं कर सकते, यानी इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। जॉब 1 आपका एक बार आ गया रन स्टेट में तो वापिस रन से रेडी स्टेट में नहीं लौटेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रिमिटिव, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नॉन प्रिमिटिव होता है। नेक्स्ट, यूजर कैन नॉट सेट प्रायोरिटी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले के टाइम वेरी बिगनिंग में यूज होता था 1960-65 के टाइम में, दो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका, एक था IBM OS2, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस टाइम पे यूज होता था, IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। यूजर कैन नॉट सेट प्रायोरिटी, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में क्या है, कोई फाइल ही आप दिए प्रिंट होने के लिए, फिर आपको लग रहा है कि नहीं है प्रिंट का काम को अभी पॉज कर देना है, ठीक है, रोक देना है, स्टॉप कर देना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं, उसको कैंसिल करके दूसरे जॉब को हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं अभी। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कैन नॉट सेट प्रायोरिटी, यूजर प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था। सिंपली यूजर क्या बताए, अपना पेपर टेप पे जॉब को ऑपरेटर को सबमिट करता था और वेट करता था, कंप्लीट होगा, ऑपरेटर बुला करके जॉब दे देगा कि आपका जॉब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और ड्रॉबैक हम लोग बोल सकते हैं, यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था। नेक्स्ट, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि प्योर नॉन प्रिमिटिव होता है। तो और यहाँ बताए भी है सेकंड पॉइंट में, इट इज नॉन प्रिमिटिव। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग यूज होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो ये सब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्रॉबैक था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या बताए, IBM OS2 जो कि आउटडेटेड है, ये यूज अब नहीं होता, आउटडेटेड सिस्टम है। IBM OS2 इज द एग्जांपल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया गया कि आपका जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इंक्रीज CPU आइडलनेस।
सीपीयू आइडलनेस को क्या करता था, बढ़ाता था। कौन? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बोले कि जॉब 1 आपका इनपुट आउटपुट के लिए गया, जब तक जॉब 1 का इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं होगा सीपीयू क्या होगा, बैठा रहेगा, दूसरे जॉब को शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या किया गया कि बाय द वे जॉब 1 आपका गया इनपुट आउटपुट के लिए, जॉब 1 गया आपका इनपुट आउटपुट के लिए, तब तक जॉब 2, जॉब 3 या जॉब 4 में किसी जॉब को हम लोग क्या कर लेंगे, शेड्यूल कर देंगे। यहाँ इससे क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी बिजी रहेगा और सीपीयू भी क्या होगा, बिजी रहेगा। तो दोनों आईओ और सीपीयू दोनों बिजी होगा तो ऑब्वियसली थ्रूपुट आपका क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब सीपीयू वेट नहीं करेगा यहाँ की जॉब 1 का आईओ रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा तभी दूसरे जॉब को क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। जब तक जॉब 1 का इनपुट हो रहा है तब तक जॉब 3 का सीपीयू के साथ रहेगा। इससे थ्रूपुट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे, इफ द जॉब इज लीविंग द सीपीयू टू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन देन अनदर जॉब विच इज रेडी फॉर एग्जीक्यूट, यानी रेडी स्टेट में कोई दूसरा जॉब आपका वेट कर रहा है। जैसे देखिए नेक्स्ट जॉब क्या था, जॉब 2, तो जॉब 2 को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, जॉब 2 को शेड्यूल या जॉब 3 को, वो डिपेंड करता है FCFS है, SJF है, प्रायोरिटी बेस्ड, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा। यानी यहाँ पे सीपीयू वेट नहीं करेगा। इफ द जॉब इज लिविंग द सीपीयू टू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन देन अनदर जॉब विच इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन विल बी शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू। सीपीयू पे अदर जॉब को, जैसे एग्जांपल में अभी बताया जॉब 3 को हम लोग क्या कर दिए थे, शेड्यूल कर दिए थे। जॉब 1 का जब तक इनपुट आउटपुट का काम होगा, जॉब 2 का क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा, सीपीयू बाउंड का काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियसली सीपीयू आपका बिजी होगा तो थ्रूपुट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सीपीयू आपका आइडल स्टेज में नहीं होगा। आइडल सीपीयू तभी होगा जब कोई जॉब रेडी क्यू में नहीं होगा। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग, मल्टी प्रोग्रामिंग देख लिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए। नेक्स्ट आपका होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ओएस। मल्टीटास्किंग ओएस, देखिए मल्टीटास्किंग जो होता है इट इज एक्सटेंशन, किसका एक्सटेंशन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टीटास्किंग इज एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन है आपका कौन, मल्टीटास्किंग। इसमें क्या किया जाता है कि बाय द वे आपका जॉब 1 है, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, ठीक है, मतलब ये टाइम शेयरिंग पैटर्न पे काम करेगा। जैसा कि हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में देखते हैं, यहाँ पे कौन सा शेड्यूलिंग यूज होता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का इस्तेमाल होता है। सीपीयू देखो, सीपीयू जॉब 1 भी आपका, जॉब 2 भी, जॉब 3 भी, सबको इक्वल टाइम का क्या किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एट ए टाइम मोर देन वन जॉब, वन टास्क एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है। जैसे लैपटॉप पे क्या होता है, मान लिया आप लोग प्रोग्रामिंग भी करते हो और ईयरफोन लगाकर म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो 2 टास्क एक साथ क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। इसका एग्जांपल होगा आपका विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, और एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, इट इज एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है आपका मल्टीटास्किंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है,
more than one programs are reside in memory at a time. At a time more than one program आपका मेन मेमोरी में क्या करेगा, रिसाइड करेगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होगा। ये आपका मेमोरी है, मेमोरी CPU 1, CPU 2 and CPU 3। CPU 1, CPU 2 and CPU 3। मतलब कि यहाँ पे जैसे पहले का जो भी हम लोग एग्जाम्पल देखे उसमें रन स्टेट में एक बार में सिंगल प्रोसेस होता था क्योंकि सिंगल CPU होता था, बट यहाँ पे 3 CPU है। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, मोर देन वन प्रोग्राम्स एट ए टाइम आर इन रनिंग स्टेट। मतलब 3 प्रोसेस हो सकता है एक साथ। मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूशन स्टेट में होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर लगा होता है। बट मल्टी प्रोसेसिंग के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का होना बहुत जरूरी है। अब आपका मेमोरी में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम मेन मेमोरी में क्या कर सके, रिसाइड कर सके। जब मेन मेमोरी में यानी रेडी क्यू में जब आपका जॉब ही नहीं होगा तो मल्टीपल प्रोसेसर का कोई फायदा नहीं मिलेगा, सारा प्रोसेसर बैठा का बैठा रहेगा। तो मल्टी प्रोसेसिंग के लिए आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा ब्यूटी होता है क्विक रिस्पॉन्स टाइम। क्विक रिस्पॉन्स टाइम, हम लोग ऑलरेडी रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना भी सीखे हैं। आपका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करते हैं हम लोग फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये आपका जो क्विक रिस्पॉन्स मतलब कि इसमें आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यूज होता है। जिस जॉब का प्रायोरिटी आपका हाई होगा सबसे पहले उसको शेड्यूल किया जाएगा। मतलब एक डेडलाइन होगा, उस डेडलाइन पे आपका जॉब को एग्जीक्यूट होना ही होना है। स्ट्रिक्ट टाइम बाउंडेशन होता है कि उस टाइम पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना ही होना है। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका हार्ड RTOS, ठीक है, इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है, और एक होता है आपका सॉफ्ट RTOS। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है आपका मिसाइल लॉन्चिंग, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बैंकिंग में ट्रांजैक्शन होता है या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ये सब में आपका सॉफ्ट रियल टाइम होता है कि थोड़ा टाइम में इधर उधर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट हार्ड रियल टाइम में आपका स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट, कोई डिले नहीं होना चाहिए। विदाउट डिले आपका जॉब आपका कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट होगा, सर्विस मिलेगा उसको, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स टाइम सबसे बड़ा ब्यूटी होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एक होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सारे जॉब के बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टाइम, ये लास्ट है आपका टाइम शेयरिंग ओएस। इसमें क्या होता है, सीपीयू ऑल द जॉब के बीच में इक्वल टाइम का क्या किया जाता है, शेयर करता है। जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, ये सबके बीच में फेयरनेस डीलिंग ऑफ सीपीयू, मतलब 4 जॉब है, सबको इक्वल टाइम शेयर करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम क्वांटम। ये टाइम आपका जनरली मिली सेकेंड में होता है। टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट या चंक बोलते हैं, चंक।
ठीक है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका फेयरनेस डीलिंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू का जो टाइम होता है उसको ऑल द जॉब के बीच में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। और उसमें आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज होता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ओके, थैंक यू।